नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TGT वाला, तो जिसकी अप्रैल में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर जा लेकर आए हैं। संस्कृत साहित्य से जो ये क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं और इसके अंदर से जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे, सभी के सभी यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टार 2024 के नाम से जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी थी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। और इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो हमने इनसे पहले वाली वीडियो में किए थे। वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, इसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, चारुदत्तः अपहृतस्य स्वर्णभाण्डस्य स्थाने वसंतसेनः प्रति किं प्रेषयति। तो महर्षि सुदर्श उनके द्वारा जो रचित है मृच्छकटिकम, उसमें से लिया गया है। और यहाँ पर जो इसमें पूछा गया है कि चारुदत्त अपहृत स्वर्णभाण्डस्य स्थाने वसंतसेनः प्रति किं प्रेषयति, नक्षत्रमालाम, रत्नावलीम, एकावलीम या मुक्तावलीम। और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो रत्नावली जाए यहाँ पर इसका सी आंसर रहेगा। तो चारुदत्तः अपहृतस्य स्वर्णभाण्डस्य स्थाने वसंतसेनः प्रति रत्नावलीम प्रेषयति, तो ऑप्शन जो इसका सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वसंतसेनायाः चेटिका। अब जो इसमें वसंतसेना जो आई थी, इसकी चेटी कौन है, इसका जीवन परिचय ये हमने मतलब इनका जो मृच्छकटिकम जो है सुदर के द्वारा जो रचित है, इनके बारे में हमने इनसे पहले वाली वीडियो में जो आपको बताया भी था। अगर आप नियमित रूप से देख रहे हैं तो आपको जो इनके जो स्टोरीज है उसके बारे में पता होगा। तो यहाँ पर जो वसंतसेना जो है, इसकी चेटी कौन थी, छत्रधारिणी, वदनिका, राजदेवी या फिर मदनिका। तो यहाँ पर इनमें से कौन थी। और यहाँ पर इसमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन थी, मदनिका थी ये, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दी गई है। तो ये क्वेश्चन भी पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें जहाँ आया हुआ था ये। तो वसंतसेना की चेटी कौन थी, तो ये थी मदनिका। नेक्स्ट है, वसंतसेना 10 स्वर्णस्य नियतनाय किम प्रेषयति। तो 10 स्वर्णस्य नियतनाय, तो 10 स्वर्णस्य निर्यातनाय किम प्रेषयति, मुक्ताहार, कंठाभरणम, हस्ताभरणम या फिर शिरोभूषणम। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो क्या था ये, हस्ताभरणम। तो वसंतसेना 10 स्वर्णस्य निर्यातनाय हस्ताभरणम प्रेषयति। नेक्स्ट है, अधोविद्यमानानां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रति। शिशुपालवध महाकाव्य का नायक है। शिशुपालवध जो महाकाव्य, इसमें नायक हैं शिशुपाल, भीम, दुर्योधन या फिर श्री कृष्ण। तो नायक कौन है इसमें और प्रतिनायक कौन है, किन के द्वारा रचित है शिशुपालवध महाकाव्य, कितने सर्ग हैं इसमें। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। तो नायक पूछा गया था इसमें, तो नायक तो श्री कृष्ण है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। महर्षि माघ के द्वारा रचित है शिशुपालवध महाकाव्य, एक ही जा काव्य था इनका ये, और 20 जा यहाँ पर ये सर्ग में है। और इसका जो प्रारंभ है वो श्री जो शब्द है इससे होता है, और अंत की बात करें तो अंत जो है इसका लक्ष्मी शब्द से होता है। तो इसका जो आरंभ है वो श्री शब्द से होगा और अंत जाए लक्ष्मी शब्द से होगा। और मंगलाचरण की बात करें तो मंगलाचरण जो इसमें वस्तु निर्देशात्मक रहेगा। अब मेरे से जो माघ है उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनके बारे में बात करें तो संस्कृत साहित्य के काव्यकारों में माघ का जो स्थान है वो उत्कृष्ट माना गया है। और यही कारण है कि इनके द्वारा विरचित शिशुपालवधम महाकाव्य को संस्कृत के बृहत्त्रयी में विशेष स्थान मिला है। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। माघ ने काव्य के अंत में प्रशस्ति के रूप में लिए हुए 5 श्लोकों में अपना स्वल्प परिचय अंकित कर दिया है, जिसके सारे तथा काव्य में यत्र तत्र निबद्ध संकेतों से तथा अन्य प्रमाणों के आधार पर कवि और माघ के जीवन की रूपरेखा और उनका जन्म समय, जन्म स्थान और उनके राजाश्रय को जाना जा सकता है। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने प्रशस्ति रूप में लिखे इन 5 श्लोकों की व्याख्या नहीं की है, केवल वल्लभ देवकृत व्याख्या ही हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से 15वें सर्ग में प्रथम 39 श्लोक के पश्चात देवार्थक 34 श्लोक रखे गए हैं। इसके पश्चात 40वां श्लोक है, यही से मल्लिनाथ ने उनकी व्याख्या नहीं की।
तो उसी प्रकार प्रशस्ति के 5 श्लोकों को भी प्रक्षिप्त मानकर मल्लिनाथ ने व्याख्या नहीं की, किंतु मल्लिनाथ के पूर्ववर्ती टीकाकार वल्लभदेव ने उन 34 श्लोक तथा कविवंश वर्णन के 5 श्लोकों की टीकाएं लिखी है। इसलिए वल्लभदेव से पूर्ववर्ती होने के कारण यह विश्वास किया जा सकता है कि कविवंश वर्णन आदि में जो अधुना कवि माग है निज वंश वर्णन चिकीर्षु आहु यह लिखा हुआ है, ये सत्य है, अर्थात अन्य द्वारा लिखा हुआ यह कविवंश वर्णन नहीं है। कविवंश वर्णन के 5 श्लोक प्रक्षिप्त है, वह कहना केवल कपोल कल्पना है। कवि के द्वारा लिखे वंश वर्णन के 5वें श्लोक से इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि दत्तक के पुत्र माघ ने सुकवि कृति को प्राप्त करने की अभिलाषा से शिशुपालवधम नामक काव्य की रचना की थी। तो दत्तक के पुत्र, दत्तक सर्वाश्रय जैन के पिता थे, तो दत्तक के पुत्र है माघ, इन्होंने सुकवि कृति को प्राप्त करने की अभिलाषा से शिशुपालवधम जो काव्य है ये लिखा था, जिसमें श्री कृष्ण चरित वर्णित है। मतलब नायक तो इसमें ये हो गए और नायक के रूप में जो है इसमें शिशुपाल है, प्रतिनायक के रूप में शिशुपाल। और प्रति सरक की समाप्ति पर श्री अथवा उसका पर्यायवाची अन्य कोई शब्द अवश्य दिया गया होगा। तो मतलब जैसे कि हमने क्वेश्चन में बात की थी, आरंभ श्री से और अंत लक्ष्मी से होता है। तो यहाँ ध्यातव्य है कि जिस कवि ने 19वें सर्ग के अंतिम श्लोक चक्रबंध में किसी रूप में बड़ी निपुणता से माँ काव्यमिदम शिशुपालवधम तक अंकित कर दिया है। कविवर माँ का जन्म राजस्थान की इतिहास प्रसिद्ध नगरी भीनमाल में राजा वर्मनाथ के मंत्री सुप्रसिद्ध शाक्त विद्या ब्राह्मण सुप्रभदेव के पुत्र कुमुद पंडित दत्तक की धर्मपत्नी ब्रह्मी के गर्भ से माघ की पूर्णिमा को हुआ था। और कहा जाता है कि इनके जन्म के समय कुंडली को देखकर ज्योतिषी ने कहा था कि यह बालक उद्भट, विद्वान, अत्यंत विनीत, दयालु, दानी और वैभव संपन्न होगा, किंतु जीवन के अंतिम अवस्था में यह निर्धन हो जाएगा। यह बालक पूर्ण आयु प्राप्त करके पैरों पर सूजन आते ही दिवंगत हो जाएगा। ज्योतिष की भविष्यवाणी पर विश्वास करके पिता कुमुद पंडित दत्तक ने जो एक औष्ठी मतलब श्रेष्ठ धन आदिकम अस्ति श्रेष्ठ ही बनता है, धनी थे, प्रभूत धन रत्न आदि की समाप्ति को भूमि को घड़ों में भरकर गाड़ दिया जाता था और शेष बचा हुआ धन माघ को दे दिया। और कहा जाता है कि शिशुपालवधम काव्य के कुछ भाग की रचना इन्होंने प्रदेश में रहते हुए की थी और शेष भाग की रचना वृद्ध अवस्था में घर में रहकर ही की थी। अंतिम अवस्था में अत्यधिक दीर्घ अवस्था में थे। भोज प्रबंध में उनकी पत्नी प्रलाप करती हुई कहती है कि जिसके द्वार पर एक दिन राजा आश्रय के लिए ठहरा करते थे, आज वही व्यक्ति दाने दाने को तरस रहा है। क्षेमेंद्र कृत औचित्य विचार चर्चा में पंडित महाकवि माघ का जो अधोलिखित पद माघ की उक्त दशा का निर्देशक है। तो ये श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बतलाया भी गया है। इसमें बुभुक्षति किरणम न भुज्यते न पीयते काव्यरस पिपासते न विद्या के उचित धृतम कुलम हिरण्य में इव फलम क्रिया। तो उक्त वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि दरिद्रता से धैर्यहीन हो जाने के कारण अत्यंत कातर हुए माघ की यह उक्ति है। कविवर माघ 120 वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त करके सन 1880 ये 880 होगा 880 ईस्वी के आसपास दिवंगत हुए। साथ ही उनकी पत्नी सती हो गई, क्योंकि पहले तो सती प्रथा होता था। इसकी अंतिम क्रिया तक करने वाला कोई व्यक्ति इनके परिवार में नहीं था। बोझ प्रबंध चिंतामणि और प्रभाव कर चरित के अनुसार बोझ की जीवित अवस्था में दिवंगत हुए, क्योंकि बोझ ने ही माँ का दाह संस्कार पुत्रवत किया था। माघ की स्थिति काल की अगर हम बात करें तो माघ के समय निर्धारण में स्थित काल प्रमाण भी मिलते हैं, जिनकी सहायता से हम उनका समय जान सकते हैं। 9वीं सदी के आनंदवर्धन 840 ईस्वी ने अपने ध्वन्यालोक 2 उद्योतों में माघ के 2 पद्यों को उद्धृत किया है। प्रथम पद्य है रम्यायति प्राप्तवती पताकहा और द्वितीय है त्रयसकुला परिपतन परितः निकेता। तो इस प्रकार से माघ निसंदेह आनंदवर्धन के पूर्ववर्ती है, क्योंकि जब कोई कवि किसके बारे में लिखता है तो उससे पहले हुआ होगा, तभी उसके बारे में लिख सकता है। बाद वाले का तो पता ही नहीं है कौन होगा कौन नहीं। तो आनंदवर्धन के द्वारा माघ के श्लोक उद्धृत किए जाने के कारण माघ आनंदवर्धन के पूर्ववर्ती हो सकते हैं। यह समकालीन भी हो सकता है, क्योंकि
यज्ञलिप्सा के कारण माघ स्थिर रूप में किसी एक स्थान पर न रह पाए। उन्होंने निश्चित रूप से उत्तर भारत में कश्मीर तक भ्रमण किया था, जिसका प्रमाण काव्य के प्रथम सरककार नारद मुनि की जटाओं का वर्णन है। यहीं पर संभव है कि ध्वन्यालोक में उद्धृत श्लोकों को किसी काव्य गोष्ठी में श्री आनंदवर्धन ने माघ के मुख से सुने हुए हो और वे उत्तम होने के कारण आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में उन्हें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया हो। मतलब कोई जैसी प्रसिद्ध बात होती है तो अपने काव्य में उसे जय स्थान दे देते हैं। तो एक शिलालेख से भी माघ के समय निर्धारण में सहायता मिलती है। राजा वर्मलाद का शिलालेख वसंतगढ़ सिरोही जो राज्य है यहाँ से प्राप्त हुआ था और यह शिलालेख शक संवत 682 का है और शक संवत 682 में 78 वर्ष जब जोड़ दिए जाते हैं तब ईस्वी सन का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार ये शिलालेख सन 760 ईस्वी का लिखा हुआ होना चाहिए। माघ में 20वें सर्ग के अंत में कवि वंश वर्णन में लिखा हुआ है कि उसके पितामह सुप्रभदेव के आश्रयदाता राजा वर्मल मतलब वर्मलाद थे, इसलिए सुप्रभदेव का समय 760 ईस्वी के आसपास का होना चाहिए। उनके पुत्र कवि माघ का शैशवकाल सन 780 के आसपास का होगा। तो इनके पर पितामह जो है ये आप याद रखिएगा, ये पितामह है इनके सुप्रभदेव। पिता हमने दत्त का सरावश्रय इनके बारे में पढ़ा था पहले। तो इतना तो निश्चित है कि माघ आनंदवर्धन के पश्चातवर्ती जिस अतीत के इतिहास को अपने काव्य कथाना बनाता है उसी अतीत की अन्य स्थितियां भी निम्नलिखित करने का भरसक प्रयत्न करता है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वहां भी उसका वर्तमान समाज झांकता परिलक्षित होता है, क्योंकि उसका अतीत या भविष्य से संबंध संपूर्ण कल्पनाओं का आधार वर्तमान ही रहता है। कवि की कल्पना वर्तमान की नींव पर आती तथा भविष्य के प्रसादों का निर्माण किया करती है। इसलिए माघ में अंकित रीतिबद्धता की बढ़ी हुई प्रवृत्ति तथा समाज का श्रृंगारिक वातावरण भी हमें माघ की उक्त तिथि निश्चित करने में सहायक है। संक्षेप में माघ एक ऐसे युग की देन है जिसके प्रमुख लक्षण श्रृंगारिकता, साजवाज के कार्यों में अत्यधिक रुचि, गौरव, चमत्कार एवं विद्वता प्रदर्शन की प्रवृत्ति आदि है। मदिरा एवं परमदा का जो साहचर्य है माघ काव्य में देखने को मिलता है वह 8वीं से 10वीं शताब्दी के उत्तर भारतीय राजपूत जीवन का इतिहास है। इस तरह से माघ का जो काल है प्रायः 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच का स्थिर होता है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। भोज प्रबंध के अनुसार माघ भोज के समकालीन थे, क्योंकि भोज प्रबंध में माघ के संबंध में यह किंवदंती प्रचलित है कि एक बार माघ ने अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी थी। निर्धन स्थिति में उन्होंने एक श्लोक की रचना की थी जिसे उन्होंने राजा भोज की सभा में भेजा था। कौन सा श्लोक था? ये वाला। कुमुदवनम पत्री श्री मद भोज खंडे मुदति मुद मुलुक है प्रीतिरमार चक्रवाक है उदयहिम राशि याति सीतांशु अस्तम हतविधि लसतानाम ही विचित्र विपाक है। मतलब जब राजा सभा में उक्त श्लोक को पढ़कर सुनाया गया तो भोज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माघ की पत्नी को बहुत सा धन देकर विदा किया। माघ की पत्नी जब वापस लौट रही थी तो रास्ते में बालक माघ की दानशीलता की प्रशंसा करते हुए उससे भी कुछ मांगने लगे। माघ की पत्नी ने सारा धन याचकों में बांट दिया। जब पत्नी रिक्त हस्त घर पहुंची तो माँ को चिंता हुई कि अब कोई याचक आया तो उसे क्या देंगे। तो माँ की यही चिंताजनक स्थिति को देखकर किस याचक ने यह इनके बारे में एक श्लोक कहा था। अश्वस्य पर्वतकुलम तपन उष्ण तप्त मदाम विघुराणी च कान्नानी नाना दीन सतानी च पुरित्वा। तो मतलब इस प्रकार का जो है इनके बारे में ये श्लोक कहा गया था। तो ऐसा जो है इनके बारे में कुछ ये जीवन परिचय आता है। इनके माता पिता जो है ये पितामह, तो इनके बारे में आप जो याद रखिएगा क्योंकि ये ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है शिशुपाल महाकाव्य महाभारत से कस्य पर्वात उद्धृत है। क्योंकि महाभारत में से लिया गया है, महाभारत भी बहुत बड़ी है, 18 पर्वों में है। तो इसमें आदि सभा शांति उद्योग तो किस पर्व के अंतर्गत ये लिया गया है? तो जो इसमें सभा पर्व जो आता है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट है रत्नावली नाटिका या रचनाकार है का। अब जो रत्नावली जो नाटिका है इसके रचनाकार कौन थे? कालिदास, हर्षवर्धन भभूति या विशाखा दत्त हैं। तो ये रत्नावली जो नाटिका है जो हर्षवर्धन राजा हुए हैं तो उनके द्वारा रचित है। नाटिका जो होती है इसमें 4 अंक होते हैं। रत्नावली नाटिका जो है इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है अधो विद्यमान नाम प्रश्न नाम उत्तर प्रत्यय शिशुपालवद महाकाव्य कति सर्गः वर्तन्ते। कितने हैं इसमें? 17, 19, 18, 19। तो शिशुपालवद महाकाव्य में हमने आपको बताया था तो इसमें 20 सर्ग हैं।
1650 इसमें श्लोक हो जाते हैं। नेक्स्ट है नैसचित महाकाव्य नायिका। अब इसमें नायिका कौन है, किन के द्वारा रचित है? ये श्रीहर्ष के द्वारा रचित है नैसचरितम। कितने सर्ग हैं इसमें? 22 सर्ग हैं। अब इसमें नायिका कौन है, नायक कौन है? तो नायक तो राजा नल हो जाएंगे और दमयंती इसकी नायिका है। और धीरोदात्त प्रवृत्ति के हैं ये, अगर पूछ लिया जाए राजा नल तो 4 प्रकार के होते हैं नायक, तो इसमें जो धीरोदात्त प्रवृत्ति के ये माने गए हैं, तो धीरोदात्त प्रवृत्ति के ये माने गए हैं। और अगर प्रतिनायक पूछ लिया जाए तो इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, ये इसमें प्रतिनायक के रूप में थे। नेक्स्ट है वेणी संहार रचनाकार का भट्टनारायण, शूद्रक, भवभूति या विशाखादत्त है। तो ये जो वेणी संहार जो है इसके रचयिता कौन है? तो भट्टनारायण है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। अब अंक भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो अंकों की बात करें तो इसमें 6 अंक है। भीम के द्वारा द्रौपदी के वेणी संहार का इसमें वर्णन है। नाम से भी आप देख सकते हैं वेणी संहार मतलब चोटी का संहार करना, तो उसी के ऊपर है, ये लिखा हुआ महाभारत में से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अनरग राघव नाटकस्य रचनाकार का। जो अनरग राघव जो नाटक है इसके रचनाकार कृष्ण मिश्र, मुरारी, जयदेव या फिर राजशेखर, तो इनमें से कौन है? और अनरग राघव जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं यहाँ पर मुरारी कवि, तो इनके द्वारा रचित है, एकमात्र कृति है इनकी। और 7 अंक जो उसमें है ये नाटक है, रामायण में से दिया गया है। नेक्स्ट है अधो विद्यमान नाम प्रश्न नाम उत्तर प्रदेश। शिशुपाल मध्य काव्य से रचनाकार तो कौन है? अब ये कौन है इसके रचयिता? तो शिशुपाल वध के रचयिता है महर्षि माघ। एक ही लिखा था इन्होंने महाकाव्य जो सब पर भारी है, तो भृतरी के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस से। मुद्रा राक्षस नाटक से नायिका का। तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसके नायक चाणक्य, मल्ल केतु, राक्षस या चंद्रगुप्त, तो कौन है मुद्रा राक्षस के? अब ये जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो नायक जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त है, तो ये इसके नायक हो जाएंगे। विशाखादत्त जैन के द्वारा रचित है, वीर रस इसमें रहेगा। और नायिका विदूषक का इसमें अभाव है। नेक्स्ट है अधो विद्यमान प्रश्न नाम उत्तर प्रदेश। नारिकेल फल समितम वचन है कस्य औषधे उक्ति इयम। मतलब जो नारियल के फल के समान जो वचन है, यहाँ पर ये जो वाणी जो है किन की है, किन के बारे में कहा गया है? तो ये है कवि भारवी के बारे में। इनके जो वचन है वो नारियल के फल के समान है। जैसे नारियल का फल आपने देखा होगा तो कि बाहर से कितना कठोर होता है और उसके अंदर जो गिरी होती है वो उतनी कोमल होती है, तो ऐसे इनके वचन है। कहने में जो देखने में तो कठोर लगते होंगे, लेकिन है वो उतने ही रसीले। तो 18 सर्गों में है, 1030 श्लोक है इसमें। 18 सर्गों में और 1030 श्लोक है इसमें, अगर एग्जाम में आ जाता है। और भारवी जैन कार्त गौरव के लिए जाना जाता है। तो थोड़ा सा जो भारवी है इनके बारे में भी देख लेते हैं। भारवी जय 6ठी शताब्दी के संस्कृत के महान कवि हुए हैं और अर्थ गौरवता के लिए जाने जाते हैं। भारवी अर्थ गौरव किरातोजी ने महाकाव्य की एकमात्र रचना है और इसे एक उत्कृष्ट श्रेणी के काव्यतम रचना माना गया है। ये भी आपका बृहत्तरी में आ जाता है। इनका काल 6ठी शताब्दी बताया गया है। यह काव्य किरात रूपधारी शिव एवं पांडुपुत्र अर्जुन के बीच के धनुर्युद्ध और वाद वार्तालाप पर केंद्रित है। महाभारत का जो वन पर्व है उसमें से लिया गया है, 18 सर्गों में है। भारवी जय दक्षिण भारत के महर्षि कवि के वंश भट्ट ब्राह्मण भट्टनागर कायस्थ कुल में जन्मे थे। उनका रचनाकाल पश्चिमी गंग राजवंश के राजा दुर्वनीत तथा पल्लव राजवंश के राजा सिंह विष्णु के शासनकाल के समय का है। कवि ने बड़े से बड़े अर्थ को थोड़े से थोड़े शब्दों में प्रकट कर अपनी काव्य कुशलता का परिचय दिया है। कोमल भाव का प्रदर्शन भी कुशलता पूर्वक किया गया है। इसकी भाषा उदात्त एवं हृदय भाव को प्रकट करने वाली है। प्रकृति के दृश्य का वर्णन भी अत्यंत मनोहारी किया गया है। भारवी ने केवल एक अक्षर न जो है इसको लेकर एक संपूर्ण जो श्लोक है वो लिख दिया था और इसको लिखकर अपनी काव्य चतुरी का परिचय दिया है। तो इतना जैन के बारे में थोड़ा सा आप याद रखिएगा। वैसे अगर कंप्लीट जीवन परिचय जो आपको अपनाने वाली वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद है वासुदत्ता ग्रंथस्य कर्ता का। वासुदत्ता जो है यहाँ पर इसके कर्ता है बाणभट्ट, सुबंधु,
श्रीहर्ष या फिर शूद्रक। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा सी वाला। तो सुबंधु जैन के द्वारा रचित है वासुदत्ता। भानभट्ट की कादम्बरी है, श्रीहर्ष के नैषधि चरित, शूद्रक के मरीचिका। नेक्स्ट है ओरायन ग्रंथ से लेखका का। ये जो ओरायन ग्रंथ है इसके रचयिता शंकर पांडुरंग पंडित शंकर बालकृष्ण दीक्षित है, बाल गंगाधर तिलक है, या विंटर नीचे है। तो ओरायन ग्रंथ के जो रचयिता है यहाँ पर इनमें कौन है, और इसके हैं ऑप्शन बी वाले। तो कौन है, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, ये मिलान करना है। तो जिसका भी पहले पता हो उसी का आप मिलान करके इसमें देख सकते हैं। जैसे मेघदूत है महर्षि कालिदास जैन के द्वारा रचित है, खंड काव्य में आता है। और रत्नावली श्रीहर्ष के द्वारा रचित है, नाटिका है। वेणु संहार भट्टनारायण जैन के द्वारा रचित है। और बोध चरितम जो अशोक घोष है इनके द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बोध चरिते सिद्धार्थस्य हृदय संवेग उत्पत्तौ प्रथम कारणम किं वर्णितम्। तो रुग्णस्य दर्शनम मृतस्य वृद्धस्य उदाहरणस्य। तो किसमें, बोधचरित में, जो अशोक घोष के द्वारा रचित है। बोधचरित, सुंदरनंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये तीनों जो अशोक घोष ने लिखे थे। तो इसमें जो ये जो बुद्ध जो हुए हैं इनके संवेग उत्पत्ति का प्रथम कारण कौन सा था, तो ये था वृद्ध के दर्शन। तो इन्होंने एक जो बूढ़ा व्यक्ति जो था उसको देखा था। तो बोधचरित महाकाव्य में सिद्धार्थ के हृदय में सबसे पहले जो संवेग की उत्पत्ति का कारण जो है वृद्ध पुरुष के दर्शनों को माना गया है। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरिते सुरत मंजरियाम उपाख्यानम अस्ति। 10 कुमार चरित में सुरत मंजरी उपाख्यानम। राजवाहन चरिते पुष्प उद्भव चरिते अपहार वर्मा या उपहार वर्मा। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये था राजवाहन चरिते। तो इसमें जो है उपाख्यान ये अपहार वर्मा का चरित्र वर्णन में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, तवे दृष्टेव तस्या निर्वाति मनः भव ज्वलितम आलोकी मांसो विकसिति कुसुमम कुमुदवत्यः अत्र मनसः प्रतिबिंबनम केनसः वर्तते हिमांशुना कुमुदवती कुसुमेन या मनोभवेन। तो किसके साथ है यहाँ पर संबंध इसका, और इसका संबंध है कुसुम के साथ, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, 10 कुमार मते 10 रूपक मते मुख संधि अंगानी भवन्ति। तो 10 रूपक के अनुसार मुख संधि के जो अंग हैं ये माने गए हैं। अब कितने हैं इनके अंग, एकादश, त्रयोदश, द्वादश या फिर चतुर्दश। तो इनके अनुसार हैं द्वादश, मतलब 12। नेक्स्ट है, अधस्तन युग्मा नाम समचिन तालकाम चुनोत। तो इसमें जो इनका मिलान जो है मिलान करना है, और मिलान करने में इनका जो कौन सा बनेगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आया है इसमें चेते बालिश्यापी सत क्षेत्र पतिता कृषि ही। तो कहाँ से लिया गया है, इसमें से लिया गया है मुद्राक्षस में से। आशीत से चल दौलाचल चित्तवृत्ति ही, ये कहाँ से लिया गया है, इसमें से लिया गया है रघुवंश महाकाव्य में से। हृदय गृहते नारी यदिदम नास्ति तदगम्यताम, इस प्रकार का श्लोक था ये भी। और ये कहाँ से लिया गया है, इसमें से मृच्छकटिकम में से। उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, ये कहाँ से लिया गया है, इसमें से कर्णभारम में से। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। मिलान करने में आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका, तो ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त से अंतःपुरः पुरचरः कंचुकी भवति। सिद्धार्थ का व्यहिनरी चंदन दास या फिर भगुराया। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त से अंतःपुर चुरः कंचुकी। और कंचुकी जो इसमें कौन थे ये, तो ये थे व्यहिनरी, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरिते अष्टमे उच्छ्वासे विदर्भ देशस्य भोजवंशभूषणस्य कस्य राज्यः वर्णनम् अस्ति। पुण्यवर्मणः राजहंसस्य मानसारस्य या प्रहार वर्मण है। तो ये है पुण्य वर्मन है, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो 10 कुमार चरित जो है इसका जो 8वां उच्छ्वास है इसमें, तो विदर्भ देश के और भोजवंश के भूषण स्वरूप पुण्यवर्मा नामक जो राजा हुए हैं उनका वर्णन है।
अब 10 कुमार के चरित्र किनका है? ये दंडी जैन के द्वारा रचित है। 10 राजकुमार जो उनकी कहानी है इसमें, ये सारे जो है अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और फिर जो है सबसे लास्ट में एक स्थान पर आकर मिलते हैं और फिर अपने साथ होने वाली जो घटनाएं हैं उनको एक दूसरे से बताते हैं। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट है आश्रम अवस्थायाम का आश्रम में श्रेष्ठ अस्ति ब्रह्मचर्य वान गृहस्थ संन्यास। तो आश्रम अवस्थायाम का आश्रम में श्रेष्ठ है। कौन सा श्रेष्ठ माना गया है इसमें? और श्रेष्ठ माना गया है गृहस्थ आश्रम को, जो ऑप्शन बी में है। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये गृहस्थ वाला जो है, गृहस्थ जीवन वाला, इसको अच्छा माना गया है यहाँ पर। पहले में तो ब्रह्मचर्य ही होती है, फिर जो उसके शादी हो जाती है गृहस्थ हो जाता है, फिर वो वनवासी हो जाता है और फिर सन्यासी। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति वर्ण व्यवस्थाया का आधार अस्ति विचार है धर्म परंपरा या फिर कर्म। और इसमें जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये है कर्म। नेक्स्ट है सुबंधु अगणी कवि अस्ति श्लेष रचनायाम अनुप्रसार रचनायाम विरोधाभास या उत्प्रेक्षा। तो सुबंधु यहाँ पर किस अलंकार के लिए जाने जाते हैं? बस एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये जाने जाते हैं श्लेष के लिए, श्लेष रचना के लिए। श्लेष अलंकार का लक्षण क्या है? श्लेष्ठे पद यानी अर्थापदानी श्लेष इष्यते, यही वाला है। नेक्स्ट है अशोक घोष रचितम सुंदरानंद महाकाव्यम कति सर्गेशु निबद्धम। तो ये जो सुंदरानंद जो महाकाव्य है, 3 काव्य लिखे थे इन्होंने, बोधचर्य सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकार। अब जो सुंदरानंद है ये महाकाव्य है, महाकाव्य सर्गों में होता है हमेशा। तो इसमें पंचदशु, द्वादशु, अष्टादशु, एकोनविंशतिशु कितने हैं इसमें? और इसमें जो है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो कितने हैं यहाँ पर? इसमें 18। इसमें नंद और जो सुंदरी जो है इनकी कथा का वर्णन है, शांत रस है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा सपन वाजदत्तम नाटके उदयनस्य वीणा है नाम की वास्ते। तो इसमें वीणा का नाम था सपन वाजदत्तम में स्वरवती, घोषवती, भास्वती या फिर पद्मावती। तो क्या नाम था इनका सपन वाजदत्तम में वीणा का? तो इनका नाम था घोषवती, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। भास के द्वारा रचित है, जो 13 नाटक लिखे थे इन्होंने, तो उसी में से है और 6 अंकों में है। राजा उदयन और वासुदत्ता जो इनकी प्रेम कथा है इसमें। और सरस्वती की वीणा का भी आ जाता है कई बार। सरस्वती की वीणा थी कच्छपी, ये वाली, का अदच छ पाई, कच्छपी। तो ये थी सरस्वती की। और नारद की थी महती, ये वाली। अगला क्वेश्चन है निम्न अंकितेषु रचनासु श्री शिव सागरत्री पाठिन रचनास्ति न ही भोज समय निरूपय प्राण आहुति सत्यमेव जयते बांग्लादेश विजय है। तो ये जो रचनाएं हैं इसमें शिव सागर अत्रि पाठी रचना कौन सी है? और इनकी जो है इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, प्राणाहुति, ये वाली है श्री शिव सागर त्रिपाठी की रचना। नेक्स्ट है भारतनाट्य शास्त्रम कति अध्यायेषु विभक्तम अस्ति। तो ये जो भारतनाट्य शास्त्र जो है ये अध्यायों में है। अब कितने हैं? 38, 44, 39 या 63। तो कितने हैं भारतनाट्यम में? और इसमें 36 अध्याय किसमें है? अध्यायों में है। और अध्याय आप याद रखिएगा। तो अध्यायों की जो संख्या है यहाँ पर ये 36 है। इसमें भरतजान के द्वारा रचित है ये नाट्य शास्त्र, 36 अध्याय में है। अगला क्वेश्चन है किंतु कुटिलता महाकारमहमेलम च इति निबंध द्वयम का रचितवान। देवर्षि कलना शास्त्री, भट्ट मथुरनाम शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री या पदम शास्त्री। किंतु कुटिलता और मकार महामेलम, ये 2 काव्य हैं। अब किन के हैं ये 2 काव्य? और ये 2 काव्य जो है यहाँ पर भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो है इनके द्वारा रचित है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, किंतु कुटिलता, महाकार महामेलम। नेक्स्ट आ जाता है काकोलक्यम
अंशास्ति। अब काकुल्य आता है पंचतंत्र में, विदुर नीति में, हितोपदेश या नीति शास्त्र में। काकुल्य तो ये आता है पंचतंत्र में। अब पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है, 5 तंत्रों में है और 5 तंत्र कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में है यहाँ पर ये। तो थोड़ा सा जो हम यहाँ पर जो पंचतंत्र इनके बारे में देख लेते हैं। तो पंडित जो विष्णु शर्मा जो है इनके द्वारा रचित था एक पंचतंत्र। प्रसिद्ध संस्कृत के कवि हुए हैं ये लेखक, जिन्हें प्रसिद्ध संस्कृत नीति पुस्तक पंचतंत्र का रचनाकार माना गया है। नीति किताब में पंचतंत्र का पहला स्थान है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जब इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब उनकी उम्र 80 साल की थी। वे दक्षिण भारत के महिलारोपे नामक नगर में रहते थे। पंचतंत्र में 5 अलग अलग तंत्र या फिर विभाग है, जिन्हें मित्रभेद, मित्र लाभ, काकोलक्य, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक ये कहा गया है। तो ये 5 तंत्रों के नाम आप याद रखिएगा, मित्रभेद, मित्र लाभ, काकोलक्य, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक। तो ये 5 हैं। मित्रभेद जो इसमें क्या है, यह तंत्र दोस्ती में फूट और मतभेद होने पर क्या होता है इस पर केंद्रित है। मित्र लाभ यह तंत्र दोस्ती के लाभ और महत्व पर प्रकाश डालता है। काकुल्य संधि विग्रह भी कह देते हैं इसको। यह तंत्र संधि और विग्रह यानी समझौता और युद्ध के महत्व पर चर्चा करता है। लब्ध प्रणाश की बात करें तो यह तंत्र प्राप्त वस्तु या लाभ को खोने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। अपरीक्षित कारक की बात करें तो यह तंत्र बिना सोचे समझे काम करने के परिणामों पर प्रकाश डालता है। तो ऐसे 5 तंत्र थे, इसकी क्या कुछ घटना थी वो भी देख लेते हैं। तो ये जो महिलारोपे जो इसके राजा थे अमर शक्ति, तो इनके 3 पुत्र थे जो राजनीति और नेतृत्व गुण सीखने में असफल रहे थे। राजा ने उन्हें सिखाने के लिए बहुत से पंडित एवं आचार्य रखे पर कोई भी उन्हें सिखा न सका था। तो राजा ने घोषणा की कि जो विद्वान उन्हें पढ़ा देगा तो वह उसे इनाम देगा। फिर राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। उन्होंने कहा कि वे आचार्य विष्णु शर्मा को उनका प्रशिक्षक नियुक्त करें। विष्णु शर्मा राजनीति तथा रणनीति शास्त्र सहित सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। राजा तैयार हो गए तथा विष्णु शर्मा को दरबार में बुलाकर घोषणा की कि यदि वे उसके पुत्रों को कुशल राजसी प्रशासक बनाने में सफल होते हैं तो वह उन्हें 100 गांव तथा बहुत सा स्वर्ण देंगे। विष्णु शर्मा हंसे और कहा कि हे राजन, मैं अपनी विद्या को बेचता नहीं, मुझे किसी से उपहार की इच्छा या लालच नहीं। आप मुझसे विशेष सम्मान सहित बुलाया है, इसलिए मैं आपके पुत्रों को 6 महीने के भीतर कुशल प्रशासक बनाने की शपथ लेता हूँ। अगर मैं अपना संकल्प पूरा करने में सफल रहा तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। तो राजा ने हर्षपूर्वक 3 राजकुमारों की जिम्मेदारी विष्णु शर्मा को दे दी। विष्णु शर्मा जानते थे कि वे उन राजपुत्रों को पुराने तरीके से कभी नहीं पढ़ा सकते। उन्होंने थोड़ा सरल तरीका अपनाना होगा तथा वह तरीका था उन्हें जंतु कथाओं की कथाएं सुनाकर आवश्यक बुद्धिमत्ता सिखाने का। इसलिए उन्होंने उन्हें शिक्षित करने हेतु कुछ कहानियों की रचना की थी, जिनके माध्यम से उन्हें नीति सिखाया करते थे। शीघ्र ही राजकुमारों ने इसमें रुचि लेना आरंभ कर दिया तथा नीति सीखने में सफलता प्राप्त की। इन कहानियों का संकलन 5 समूहों में मतलब 5 तंत्र के नाम से कोई 2000 साल पहले ये हुआ था। तो ये 5 तंत्र थे इसके, जो हमने यहाँ पर अभी इसमें पढ़ी हैं। मित्रभेद, मित्रलाभ, काकुल्य, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। ये ऐसे ही क्रम में आपने याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे क्रम में एग्जाम में ये आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद में फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, पंच बाण तु बाण है। यहाँ पर ये उक्ति थी। अब चंद्रदेव, गोवर्धनाचार्य, जयदेव या फिर गंगा देवी। तो यहाँ पर ये जो उक्ति है इनमें से किन की है। अब यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला, मतलब जो जयदेव थे तो इनकी ये मानी गई है। और क्वेश्चन आ जाता है हमारा, श्रृंगार रस सहितम नाटकम अस्ति। श्रृंगार रस सहितम, मुद्रा राक्षसम, वेणी संहार, सपनवादत्तम, मालिका अग्निमित्रम। अब जिसमें युद्ध वर्णन होगा तो उसमें श्रृंगार तो होगा नहीं। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से में युद्ध हुआ था और किस में जा यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो श्रृंगार रस रहितम, ये इसमें रहित में पूछा गया, मतलब श्रृंगार रस नहीं है। तो ये जो मुद्रा राक्षस जो इसमें श्रृंगार रस नहीं आया है। 7 अंकों में है और इसमें वीरस है। और इसके अलावा वेणी संहार, क्योंकि इसमें भी युद्ध वर्णन हुआ था तो इसमें भी श्रृंगार रस का कोई काम नहीं है, ये भी वीरस में है। बाकी बच के आपके 2, ये दोनों हो जाएंगे इसमें श्रृंगार रस वाले।
नेक्स्ट है वासुदत्त रचनाएं नायका अस्ति। अब जो वासुदत्ता जो है इसके नायक हैं। अब नायक कौन है वासुदत्ता के, तो इसमें है ये वाले, तो कंदर्प केतु, सुबंधु जैन के द्वारा रचित है ये वासुदत्ता। तो इसके नायक राजा चिंतामणि के पुत्र राजकुमार कंदर्प केतु है, और नायिका पाटलिपुत्र की राजकुमारी है ये वासुदत्ता। तो ये पाटलिपुत्र की है, आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो ये पाटलिपुत्र की थी राजकुमारी, और ये थे चिंतामणि के पुत्र राजकुमार कंदर्प केतु। अगला क्वेश्चन है सपनवास दत्तम नाटके विदूषकस्य नाम विद्यते। अब सपनवास दत्तम जैसे में विदूषक का नाम आया था। अब विदूषक का नाम इनमें कौन सा है, विदूषक का नाम था इसमें वसंतक, ये वाला जो ऑप्शन बी में दिया गया है, 6 अंकों में है। और ये वाला मांडव्य, ये किस में आए थे, ये आए थे अभिज्ञान शकुंतलम में, अभिज्ञान शकुंतलम ये उसमें आए थे। और एक और बच गया मैत्रेय, मैत्रेय ये किस में आया था, ये आया था मृच्छकटिकम में, मृच्छकटिकम में, मैं से मृच्छ, मैं से मैत्रेय, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर भाषा शास्त्रकृत परम योगिनी मन्यते, उर्दू गुज्जर संस्कृत या तमिल भाषा। तो किसे माना गया है, संस्कृत को ही। अधो उक्तिषु लघुत्रयम नास्ति। अब लघुत्रय में नहीं है ऋतुसंहार रघुवंश कुमार संभव मेघ दूतम। अब कौन सा यहाँ पर नहीं है, अब ये वाला ऋतुसंहार, तो लघुत्रय में ये नहीं है। तो ऋतुसंहार क्या है, गीति काव्य, कालिदास जो है इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट आ जाता है नायिका विहीनम नाटकम वर्तते। अब नायिका का एक में काम नहीं था, कुंदमाला में, प्रसन्न राघव, नागानंद या मुद्राक्षस में। अब जो ये इसमें मुद्राक्षस जो आया है, तो इसमें जो है नायिका का कोई काम नहीं था। चाणक्य अपनी कुटिल जो बुद्धि है इससे नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त को राजा बनाते हैं। तो चंद्रगुप्त इसमें नायक और प्रतिनायक के रूप में राक्षस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत नाट्य शास्त्रे किम नाट्योद्देश्यम नास्ति। हितोपदेशजनम, विनोदजनम, सेवा समायोजनम या विश्रांति प्रदानम। तो नहीं में पूछा गया है, तो ये वाला सेवा समायोजनम, और भरतमुनि के द्वारा रचित है नाट्यशास्त्र 36 अध्यायों में। नेक्स्ट है भाण है कस्य महा विशेष्य भाग है। माँ का विषय नाट्य से इतिहास है या मुक्त वांग्मय से। तो भाण है और इनका संबंध है नाट्य से, तो हो जाएगा सीमा। तो रूपक के जो ये 10 वेद होते हैं, नाटकमत प्रकरणम भाण वयोग समकाटी महा इह मरिकांकविति ही प्रश्नमिति रूपकाणी 10। तो रूपक के 10 वेद होते हैं, तो उसमें आ जाता है भाण। ये हमने अलग अलग भी कराए थे, आपको पुराने वाली जो वीडियो उसमें आपको मिल जाएंगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट है घोषवती वीणा संबंध कस्य नाटक से। अब घोषवती वीणा का संबंध था इनमें, और किस नाटक में हुआ है, तो घोषवती वीणा का संबंध है सपनवास दत्तम में। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखित में कौन सा काव्य अर्वाचीन है। हर्षचरितम, सीताचरितम, महावीर चरितम, विक्रमांक देवचरितम। अर्वाचीन है। अब अर्वाचीन इसमें कौन सा है, अर्वाचीन है ये वाला सीता चरितम। अधोलिखित में कौन सा ऐतिहासिक महाकाव्य है। नैषध चरितम, विक्रमांक देव चरितम, जानकी हरणम या बुद्ध चरितम। अब ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक कौन से वाला है, ये वाला विक्रमांक देव चरितम। कितने हैं इसमें, तो इसमें है 18 सरल। इसमें कल्याणपुर के चालुक्य वंशीय राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी चंदल देवी, इनके बारे में उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भट्ट नारायण की रचना है। मुद्राक्षसम, महावीर चरितम, दरिद्र चारुदत्तम या वेणी संहारम। तो भट्ट नारायण के द्वारा रचित है कौन सा, ये वाला वेणी संहारम, और 6 अंकों में है। मुद्राक्षस 7 अंकों में है।
और ये जो वेण संहार जो है ये महाभारत में से लिया गया है, इसमें से सभा पर्व में से, सभा पर्व में से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अधोलिखित में कौन सा महाकाव्य 50 सर्गों में निबद्ध है? अब 50 हैं, एक में जानकी हरणम, सुंदर नदम, भट्टिकाव्य में, हरविजयम। अब कौन से में है 50 सर्ग? और 50 सर्ग है इसमें, ऑप्शन डी वाले में। हरविजय जो है इसमें 50 सर्ग है। इसमें कितने जानकी हरणम में? कुमारदास के द्वारा रचित है, तो इसमें 20 है। सुंदरनंद सारिपुत्र प्रकरण हमने पढ़ा था, अशोक के द्वारा जो रचित है, तो सुंदरनंद जो इसमें 18 है। और भट्टी के द्वारा जो रचित है भट्टिकाव्य और रावणवध, तो इसमें भट्टिकाव्य जो इसमें 22 है। अगला क्वेश्चन है, प्रसन्न राघव जो नाटक है इसके रचयिता वत्सराज जयदेव, नीलकंठ दीक्षित या वेंकटाधरी? तो कौन है इसके? ये वाले जयदेव जैन के द्वारा रचित है। कितने हैं इसमें अंक? 7 अंक हैं इसमें। और मान इसका उपजीव्य काव्य रहेगा। राघव से आप समझ सकते हैं, यहाँ से राघव, रघु, राघव। अगला क्वेश्चन है, भामिनी विलास जो काव्य इसके रचयिता है विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, क्षेमेंद्र या फिर जगन्नाथ? तो भामिनी विलास के कौन है? तो ये जो पंडित राज जगन्नाथ, तो इन्हीं के द्वारा रचित है भामिनी विलास, इन्हीं का था ये। अब कौन कौन सी रचनाएं थी इनकी? गंगा लहरी, पीयूष लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी। तो जिसके पीछे आपको लहरी देखने को मिलेगा लगा हुआ लहरी, तो समझ जाना कि लगभग 99% ये इन्हीं की है। और ये क्षेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा है। और ये अप्पय दीक्षित इनकी कौल्यानंद है। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर अरिप्रहति हृदय सब जन तथा सुक्ति का जो स्त्रोत है, मतलब ली कहाँ से गई है? प्रतिमा नाटक में से उत्तरामचरितम, नीति शतकम या फिर नल चंपू? तो ये ली गई है प्रतिमा नाटक में से, जो भास के द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं उनमें से। कि शरीर में तो शत्रु प्रहार करता है और हृदय में सब जन प्रहार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन गद्य काव्य में लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? 10 कुमार चरितम, कादम्बरी, वासुदत्ता या फिर हर्षचरिता में? तो लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, किसमें हुआ था चित्रण? इसमें हुआ था 10 कुमार चरित में, क्योंकि अपने अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में एक दूसरे से साझा करते हैं बाद में। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन सा काव्य गीति काव्य नहीं है? अमरु शतकम, अमरु कवि जो है उनका था ये। मत विलास, गीत गोविंदम या भावी विलास? तो गीति काव्य नहीं है। अब नहीं है कौन सा? ये वाला मत विलास। नेक्स्ट आ जाता है, सर्वप्रथम पंचतंत्र का संपादन किस विदेशी विद्वान ने किया था? नॉर्मन ब्राउन ने, मैकडोलन ने, हार्टेल ने या फिर मैक्स मुलर ने? तो पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित था, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, तो इसमें जो है ये ऑप्शन बी वाले थे, अर्थात हार्टेल ने। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से क्षेमेंद्र रचित काव्य में नहीं है? रामायण मंजरी, कर्पूर मंजरी, भट्ट मंजरी या फिर वृत्त कथा मंजरी? तो क्षेमेंद्र रचित काव्य में नहीं है, कौन से वाली? ये वाली कर्पूर मंजरी। क्योंकि कर्पूर मंजरी किनकी है? ये राजशेखर जैन की है, राजशेखर की। नेक्स्ट है, संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग्य का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार भास, दामोदर, क्षेमेंद्र या शूद्रक है? तो कौन है संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग्य के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार? सर्वश्रेष्ठ रचनाकार यहाँ पर माना गया है क्षेमेंद्र को। नेक्स्ट है, भास द्वारा लिखित उपलब्ध नाटकों की संख्या 13, 18, 11 या 10? तो कितनी है? तो ये है 13 लिखे थे इन्होंने। प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, परिसरात्रम, मध्यम योग, दूत, कटोत्कच, कर्ण भारम, दूत वाक्यम, मूर्भंगम, बालचरितम, दरिद्र चारुदत्तम, अभिमार्कम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, शपनवास दत्तम। तो ऐसे थे 13 ही। नाट्य में जहाँ प्रस्तुत भावी कथा वस्तु की अनुक्ति में सूचना दी जाती है तो वह होता है पताका स्थानक, पताका अधिकारिक या फिर परकण?
तो नाट्य में जहाँ प्रस्तुत भावी कथा वस्तु की अन्य उक्ति में सूचना दी जाती है तो उसे पताका कहा जाता है, पताका स्थानक। और क्वेश्चन है रूपक भेद में एकल अभिनय होता है, प्रकरण, भाण, भीम या फिर व्यंग में। रूपक के जो भेद हैं इसमें एकल अभिनय होगा। अब किस में होगा? ये भाण में होता है इस वाले में। इसमें जो श्लोक है उसके माध्यम से बतलाया भी गया है कि भाणे तु दुर्चरितम स्व अनुभूतम प्रेरणा यत्र उपवर्ण आदि एक निपुण है पंडित विट है। तो ऐसा कुछ इसमें श्लोक था। नेक्स्ट है आचार्य धनंजय ने दश रूपक में नागानंद के नायक जीवमतवान को माना था। धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदात या फिर धीरोदात। तो आचार्य धनंजय ने, अभी एक तो यही बन जाता है 10 रूपक है। तो नागानंद के नायक कौन है? जीवमतवाहन। तो इनको माना था। अब इनमें क्या माना था? अब इसमें है ऑप्शन बी वाला। 4 प्रकार के नायक होते हैं ये वाले, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदत्त और धीरोदात। तो ये जो धीरोदात जो ये माना था। और मृच्छकटिकम के जो नायक हैं चारुदत्त, वो ये वाले थे, धीर ललित। चारुदत्त धीर ललित प्रवृत्ति के थे। और ये वेण संहार में जो भीम जो थे ये इस प्रवृत्ति के थे, धीरोदत्त प्रवृत्ति के। अगला क्वेश्चन है, और इसके अलावा ये आप देख भी सकते हैं इसमें 4 प्रकार के जो नायक हैं। तो भारतीय जो नाट्य शास्त्र जो है इसके अनुसार नायक के 4 प्रमुख प्रकार हैं, धीरोदात, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांति। तो इन 4 प्रकार के नायकों के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। जैसे धीरोदात है तो ये नायक सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं जो महान, उदार और तेजस्वी होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम और युधिष्ठिर। तो ये हो गए धीर उदात प्रवृत्ति के। कौन से? धीरोदात प्रवृत्ति के। और धीरोदत्त जो ऑप्शन डी में है यहाँ पर, तो यह नायक अहंकारी, दृष्ट और बलवान होते हैं। धीर ललित की बात करें तो यह नायक कोमल, प्रेमपूर्ण और आकर्षक होते हैं। धीर प्रशांत की बात करें तो यह नायक शांत, गंभीर और धैर्यवान होते हैं। तो ऐसे ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त जो अग्निपुराण है इसमें अनुकूल, दृष्ट, अग्निपुराण में अनुकूल, दक्षिण, दृष्ट और सठ, ये 4 प्रकार के और वेद भी बतलाए गए थे। बस इतना ये पूछा जाता है एग्जाम में 4 प्रकार के जो नायक हैं ये, तो इतना आप इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसन्न राघव से। ये प्रसन्न राघव जो नाटक है इसके रचयिता हैं वत्सराज जयदेव, नीलकंठ या वेंकटाधरी। तो प्रसन्न राघव के कौन हैं? तो ये है जयदेव, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। 7 अंक है इसमें, अगर आ जाता है एग्जाम में 7। अगला क्वेश्चन है भामिनी विलास से। भामिनी विलास के रचयिता इसमें विश्वनाथ, अप्पे दीक्षित, शिवेंद्र या प्रसन्न राघव। तो कौन है भामिनी विलास के? तो जैसे कि अभी हमने बात ही की थी, पंडित जगन्नाथ जैन के द्वारा रचित है। तो भूत और भावी घटनाओं की सूचना देने वाला जो नाट्य प्रयोग है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विस्कंबक, जो भूत और भावी घटनाओं की सूचना देता है। और विस्कंबक जो होता है इसका प्रयोग हमेशा अंक के प्रारंभ में किया जाता है और मध्यम कोटि के पात्र होते हैं इसमें विस्कंबक में। और शुद्ध विस्कंबक जो होगा, शुद्ध विस्कंबक, उसकी भाषा होगी संस्कृत। कौन सी भाषा होगी उसकी? संस्कृत। अगला क्वेश्चन है श्रृंगारस में कौन सी वृत्ति का प्रयोग होता है? कैसकी, आर्भटी, सातवती या भारती। तो जो श्रृंगारस है इसमें वृत्ति का प्रयोग होता है। अब जो इसमें वृत्ति आई है कौन सी है इसमें? तो इसमें होती है कैसिकी वृत्ति। कौन सी? कैसिकी वृत्ति का इसमें प्रयोग होता है। श्रृंगारे कैसिकी, वीरे सातवती, आर्भटी पुनः, रसे रौद्रे च विभत्से, वृत्ति ही सर्वत्र भारती। तो श्रृंगारस में कैसिकी वृत्ति। अगला क्वेश्चन है सागरिका नायिकास्ति। अब जो ये सागरिका जो थी ये मृच्छकटिकम, रत्नावली, प्रतिमान या शिवराज विजय है। तो किस में थी सागरिका नायिका? तो ये थी रत्नावली नाटिका में, जो श्रीहर्ष के द्वारा रचित है और 4 अंकों में है। जो 4 अंकों में है। अगला क्वेश्चन है,
इसमें नायक ये इसके उदयन थे, नायिका ये थी सागरिका रत्नावली। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र से रचनाकार है, तो ये कौन है पंचतंत्र के रचनाकार? तो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है 5 तंत्रों में। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु ऐतिहासिक महाकाव्यम अस्ति। अब इसमें एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, कौन सा है? ये वाला विक्रमांकदेव चरितम। किसमें कितने हैं इसमें? 18 सरल। 10 रूपकार अनुसार नागनंदस्य नायिका जिमुत वाहन है अस्ति। अब ये कौन सी प्रवृत्ति के हैं? जिमुत वाहन 4 प्रकार के होते हैं नायक, तो ये है ये वाले धीरोदात प्रवृत्ति की। नलचंपूकार का अस्ति। नलचंपू किनका है? तो त्रिविक्रम भट्ट, इनके द्वारा रचित है नलचंपू ये, और नैसचरी जोश पर आधारित है, सिराज के द्वारा जो रचित था। और कल्याण की राजतरंगिणी है इसमें, और विशाखा दत्त की मधुराक्षस है। नेक्स्ट आ जाता है भट्ट नारायण से रचना अस्ति। अब भट्ट नारायण जैन की रचना है मुद्राक्षसम वीर चरितम चारुदत्तम वेणी संहारम। और कौन सी है? ये वाली है वेणी संहारम, 6 अंक है, जिसमें महाभारत का समय पर्व से ली गई है। जो मुद्राक्षस ये विशाखा दत्त की हो जाएगी। महावीर चरितम मिर्ची भगवती के नाटक हैं ये, और चारुदत्त ये भास ने जो नाटक लिखा था ये उसमें से है, 13 नाटकों में से। अगला क्वेश्चन राम कथायाम जटायु आख्यानम अर्थ प्रकृति अस्ति। तो राम कथा में एक जटायु आख्यान भी आता है, तो इसकी अर्थ प्रकृति कौन सी है? अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती हैं? तो ये हमने आपको बताए भी थे सारे के सारे। तो अर्थ प्रकृतियाँ जो है 5 होती है, बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य। तो ये कौन से वाली है इसमें? तो ये है प्रक्रिया। तो जो जटायु आख्यान है कौन सा है? प्रक्रिया के अंतर्गत ये आता है। अर्थ प्रकृतियाँ 5 होती हैं। तो यहाँ पर हम जो ये आचार्य धनंजय जो हुए हैं, इन्होंने 10 रूपक जो लिखा था, तो ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ जो इनके बारे में इन्होंने बताया था, जो 5 होती है बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य। अब ये क्या क्या है वो देख लेते हैं हम इनके बारे में, कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में। जैसे बीज है यहाँ पर 16 उच्छिष्ट है, तो तद हेतु बीजम विस्तार्य ने एकता, कि जो किसी नाटक के आरंभ में अल्प रूप में निर्दिष्ट तत्व है लेकिन प्रयोजन अथवा फल प्राप्ति में मुख्य कारण बनता है, वह बीज नामक अर्थ प्रकृति कहलाती है। यह बीज अनेक प्रकार से विस्तृत रूप धारण करता है। जिस प्रकार बीज देखने में छोटा होता है लेकिन यही समय के साथ अनेक शाखाओं के रूप में विस्तृत रूप से फैलता है और हमें फल प्रदान करता है, उसी प्रकार किसी नाटक आदि में कोई कथन या कोई छोटा सा व्यवहार जो नाटक के फल की प्राप्ति का प्रारंभिक कारण है, वह बीज नामक अर्थ प्रकृति होती है। उदाहरण के रूप में रत्नावली नाटक में दैव भाग्य अनुकूल है, अनुकूल होने पर सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह कथन योगेंद्रायण को अपनी स्वामी उदयन के लिए कार्य प्रारंभ करने की प्रेरणा देता है। इसके बाद है बिंदु अवान्तर अर्थ विच्छेद बिंदु कारण। किसी अवान्तर कथा के द्वारा जब मुख्य कथा में बाधा उत्पन्न की जाती है तब मुख्य कथा को फिर से जोड़ने वाला तथा आगे बढ़ाने वाला जो उपाय किया जाता है वह बिंदु होता है। यह बिंदु जल में तेल के समान होता है। उदाहरण के लिए रत्नावली नाटिका में वासुदेवदत्ता के द्वारा कामदेव की पूजा के प्रसंग में मुख्य कथा में विच्छेद होने पर उदयन के आगमन की सूचना दी जाती है, और सागरिका यह सुनकर कहती है कि यही राजा उदयन है जिनके लिए मेरे पिता मुझे दे रहे हैं। उसके हृदय में राजा उदयन के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिसमें मुख्य कथा को गति मिलती है। तीसरे नंबर की बात करें तो यह आ जाती है आपकी पताका संबंधम पताका कर्ण व्यम। वह प्रसंगी कथा जो मुख्य कथा के साथ दूर तक चलती है। तो पताका वह प्रसंगी कथा जो मुख्य कथा के साथ दूर तक चलती है वह पताका कहलाती है। जैसे रामायण में सुग्रीव वृत्तांत है, सुग्रीव वाली कथा है। तो पताका के नायक को पताका नायक कहा जाता है, और यह सहनायक होता है जो मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में नायक की सहायता करता है। जैसे सुग्रीवर करते हैं सीता तक पहुंचने में राम की सहायता, तो वो पताका है। अब आ जाता है जो क्वेश्चन में आया था आपका ये प्रक्रिया वाला, तो ये क्या है?
तो वह प्रासंगिक कथा जो दूर तक नहीं चलती, जैसे रामायण में सबरी वृत्तांत कह सकते हैं आप, या जटायु आख्यान है, तो इनका थोड़ा सा ही था बस रोल उसमें, सीता को जो है आगे ले जाने से रोकना, बस वहीं तक था, थोड़ा सा ही है। लेकिन ये जो सुग्रीव वाली जो घटना है वो लास्ट तक जाती है, जब तक वे जीतते नहीं। तो ये घटना जो है, ये प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी दूर तक ही चलती है, और पताका लंबे समय तक रहती है साथ में, जो सहायता करते हैं। 5वां नंबर यहाँ पर कार्य कहा जाता है। कार्य त्रिवर्ग है, छेद क्रम एक अनुबंधी है, मतलब धर्म अर्थ काम, ये तीनों किसी भी नाटक आदि के मुख्य फल माने गए हैं, और इन तीनों में से एक, दो या तीनों फलों की प्राप्ति होना हो, यही कार्य है। उदाहरण के लिए जैसे रत्नावली नाटक, इसमें रत्नावली की प्राप्ति। तो इस प्रकार से जो आचार्य धनंजय इन्होंने अपने 10 रूपक के प्रथम प्रकाश में 5 जो अर्थ प्रकृतियां हैं इनके बारे में बतलाया था। तो ऐसे है, आपको समझ में आ गया होगा और आसानी से आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो ऐसी थी आपकी ये 5 अर्थ प्रकृतियां। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, वृत्ति श्रवणानाम कथांशानाम निदर्शक है इति नाटके कथित। अब लक्षण है यहाँ पर, ये अंक अवतार विस्कंभक प्रकाशकीय चूलिका। अब ये यहाँ पर इनमें से किन का है, तो ये जो है विस्कंभक का लक्षण है, तो जो ऑप्शन सी में दिया है। इसको भी आसानी से आप याद रख सकते हैं, देख सकते हैं शुरू में वाह है, यहाँ पर भी वाह है, तो ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है अस्मिन काव्यपन संधि भेद नास्ति। तो 5 जो संधि है, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन, ये वाली होती है। नहीं आता है इसमें एक, अब कौन सा, ये वाला सम्मुख, तो मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन, ये वाली होती है। विमर्श भी कह देते हैं, लास्ट वाले को उपसमृति भी कह देते हैं, निर्वहन भी कह देते हैं। तो ये सम्मुख जय में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है 10 रूप केसु नास्ति। अब जो 10 रूपक है इसमें नहीं है, बाण सप्तकम प्रहसनम विधि। अब कौन सा नहीं आता है 10 रूपक में, तो 10 रूपक में नहीं है कौन सा, ये वाला, तो यही है। रूपक के 10 वेद में नाटक प्रकरण भाण वियोग समकार डिम यमृग अंक विधि प्रहसन, ये आ जाते हैं रूपक के 10 वेद। तो सट्टक नाटक गोष्ठी प्रस्थान कुलाप्य काव्य प्रिंखण, ये अलग है, ये उपरूपक के 18 वेद जो उसमें आ जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तेसु लघुत्रयम नास्ति। अब लघुत्रय में नहीं है, रघुवंशम कुमार संभवम किरातार्जुनीयम मेघदूतम। अब लघुत्रय में नहीं है कौन सा, ये वाला, क्योंकि किस में आएगा, बृहत्त्रय में आएगा। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य वृत्तम काव्यम अस्ति। तो बड़ा काव्य है, इसमें कौन से वाला है, तो यही है हार विजय। रत्नाकर जो इनके द्वारा रचित है, रत्नाकर, तो रत्नाकर के द्वारा रचित है। कितने हैं इसमें, 50 सर्ग हैं, ये सबसे बड़ा है इसमें, क्योंकि शिशुपालवध में 20 हैं, नैसचरित में 22 हैं, तो सबसे बड़ा यही है इसमें। और जानकीर्ण में 20 हैं, इसमें भी 20 ही है, तो सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हितोपदेश से रचनाकार है। अब जो हितोपदेश जो है इसके रचनाकार है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है, तो ये जो नारायण पंडित है इनके द्वारा रचित है हितोपदेश। और जैसे ये पंडित विश्वेश्वरमा का पंचतंत्र था, तो उसी पर आधारित है ये नारायण पंडित का हितोपदेश, और ये 4 परिच्छेदों में है, तो इनके बारे में भी आ जाता है एग्जाम में। तो इसमें ये वाले 4 हैं, इसमें मित्र लाभ सुहृद वेद विग्रह संधि, तो इसमें ये 4 हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, मेघे मागे गतम वह है कस्य मुक्ति ही। मलिनाथ हेमचंद्र राजशेखर या गोवर्धन आचार्य। मेघे मागे गतम वह है, तो किन की थी, मलिनाथ सूरी की थी, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो इसमें कहा गया था कि शिशुपाल वध को जानने में संपूर्ण आयु चली जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाणभट्ट विषय वाणी बाणी भवो इति कथन से लेखक अस्ति। तो यहाँ पर ये जो कथन है यहाँ पर वाणी बाण बहु, तो ये था गोवर्धनाचार्य का, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। जाता शिखंडिनी प्राग यथा शिखंडी तथा उगच्छामि
परागलभम अधिकम आप्तुम वाणी बाण है भवो इति। तो ऐसे था ये। तो गोवर्धनाचार्य जैन का है। और बाण तो पंचानन है, ये जो चंद्रदेव जो है इनका था। बाण तो पंचानन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि वर्जादेव रचितम सरस संस्कृत काव्यम अस्ति गीतिगिरसम श्रृंगार शतकम गोविंदम अमरु शतकम। तो कौन सा है इनका? और ये वाला हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, गीत गोविंदम। कितने हैं इसमें? 12 सर्गों में है। और प्रबंध जो काव्य है उसमें उसकी श्रेणी में आ जाता है, प्रबंधों में है। 24 प्रबंध है इसमें, 24 प्रबंध। 12 सर्गों में है, 24 प्रबंधों में है। और ये श्रृंगार शतकम, नीति श्रृंगार लग गया, ये 3 शतक लिखे थे महर्षि भर्तृहरि ने। अमरु कवि ने अमरु शतक लिखा था ये। और ये अमरु शतक जो है इसमें जो है लेकर आपके 90 से मान के चलो 115 पद्यांश है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखितेषु बृहत्त्रयम् परिगण्यते। तो इसमें बृहत्त्रयी में आता है। बृहत्त्रयी में कौन कौन से आते हैं? तो बृहत्त्रयी में आते हैं आप ये वाला शिशुपाल वधम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न तत्ज्ञानम न शिल्पम न सविद्या न सकला इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। अब ये जो है यहाँ पर कहाँ से लिए गए हैं? और नाट्यशास्त्र उसमें से है, प्रथम अध्याय उसमें से। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो होगी इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।